हेलो बच्चों, आज जो मैं आपका केमिस्ट्री का 10th क्लास केमिस्ट्री का क्लास एसिड एवं बेस पे जो क्वेश्चन है उसी को आगे हम बढ़ाते हैं वीडियो लेक्चर में। अब जो है मुझे बात करना है कि एसिड के ऊपर और बेस के ऊपर ही बात करेंगे और साल्ट जो आते हैं उसके ऊपर। तो क्या रियल है, और हम एक वीडियो इसको बना चुके हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब H+ आयन देता है तो वह क्या बनाते हैं, जल, और जल जो है फिर से बनाता है हाइड्रोनियम आयन, जिसे लिखा गया हाइड्रोनियम आयन। आयन का आयन हिंदी होता है और वाटर है ये। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि इसका इंडक्टर्स जो होते हैं, कहता है लिटमस जो होता है, हिंदी में भी लिटमस लिख सकते हो। तो लिटमस पत्र जो होता है वो क्या बन जाता है, लाल बन जाता है, यानी रेड बनता है। फिनोथ फिनोप फिनोथ फिनोप्थलीन जो होता है, फिनोप्थलीन हिंदी में लिख लेना, फिनोप्थलीन जो है वो एक कलरलेस होता है बच्चों। क्या होते हैं, कलरलेस, इसका कोई कलर ही नहीं होता है, यानी रंग नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है, हिंदी में लिख लेना इसको। मिथाइल जो होता है, यानी मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज आप देखे होंगे, ऑरेंज का मतलब होता है नारंगी कलर। तो मिथाइल ऑरेंज यानी नारंगी कलर का जो होता है मिथाइल ऑरेंज, वो कैसा होता है दिखने में, रेड हो जाता है। आगे समझ में। पीएच स्केल जो होता है, आपको पहले भी वीडियो में चीज बताया गया है कि पीएच स्केल जो होता है, यानी पीएच मान जो होता है एसिड का, वो 7 से कम होता है। कितने से कम, 7 से कम। और इसको आगे एक नेक्स्ट बात देख लीजिए, क्या लिखा गया है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल जो है, यूनिवर्सल मतलब होता है हर सार्वत्रिक कंडीशन, हर जगह पर। तो यूनिवर्सल अगर देखा जाए तो इसे रेड मानोगे, लेकिन अगर इसे और सावधानी पूर्वक देखा जाए तो इसे लिख सकते हो रंग के नाम में, जैसे विविज्योर। क्या लिखा जाता है, विविज्योर। तो VIBGYOUR, विविज्योर। तो इस जी एक मिड पॉइंट मान लो बच्चों, जी से इधर जितने होंगे सब बेस हो जाएंगे, और जी के इधर जितने हो जाएंगे सब एसिड बन जाएगा। यानी ये कलर है, क्या है, कलर। अगर वाई की बात करो तो विविज्योर जो होता है, यानी येलो कलर जो होता है वो एसिड के अंदर आ जाएंगे, ऑरेंज कलर जो होगा वो एसिड के अंदर आ जाएंगे, अम्ब्रेला कलर का जो कंडीशन होगा वो एसिड के अंदर आएंगे, और आर आपने रेड कलर देखे होंगे। लेकिन जीस के इधर जितने भी कलर होंगे, जैसे बैगनी हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ये सब क्या होते हैं, बेस बन जाते हैं, यानी क्षार के भस्म के रूप में काम करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका एक और कंडीशन देख सकते हो ऑर्गेनिक के अंदर, जैसे मिथाइल एसीटेट का अगर देखोगे CH3COOH का, तो उसका एक अलग कहानी चलता है ऑरेंज क्या कहते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। लेकिन H2SiO3 का भी एक जो है हाइड्रोकार्बोनेट जो है उसका भी एक अलग सिस्टम चलता है। ये ऑर्गेनिक के अंदर हम लोग को देखना है, जैसे CH3 की बात कर ले COOH, तो ये ऑर्गेनिक के अंदर वीक एसिड कहलाता है। ये कौन से एसिड कहलाएगा, वीक एसिड कहलाएगा। वीक एसिड का मतलब होता है बच्चों कमजोर अम्ल। ये कौन से अम्ल है, यानी वीक एसिड का हिंदी लिख सकते हो कमजोर अम्ल। तो ये कमजोर अम्ल जो है CH3COOH, जिसे हम एसिटिक एसिड पढ़ते हैं, एसिटिक एसिड इसका फॉर्मूला होता है एग्जाम हॉल में, यानी बिहार बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं बच्चों, वहाँ पर क्या होता है कि एसिटिक एसिड का कभी कभी फॉर्मूला आपको लिखने को मिल जाता है या देखने को मिल जाता है। तो यही फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का। एक हाइड्रोकार्बोनेट है जो उसको भी आप क्या करते हैं देख सकते हैं, ये ऑर्गेनिक के अंदर ही हम इस बात को देखेंगे। तो ऑर्गेनिक पोजीशन हमें अभी नहीं जानना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे एसिड और बेस के ऊपर जानकारी लेना था, तो हम आपने इतना बताया आपको। एक चीज और है, कहने का अर्थ ये है कि अगर मान लो जैसे 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो 7 से इधर जितने भी होंगे सब एसिड कहलाएंगे। यानी इसकी जो पीएच मान 7 से कम जिसका भी पीएच मान आएगा सब एसिड हो जाएंगे, और 7 जो होगा बच्चों वो क्या कहलाएंगे, आपका बेस न्यूट्रल कहलाएगा, यानी
न्यूट्रल का मतलब उदासीन हो जाता है। क्या होते हैं? 7 पर अगर कोई पीएच मान मिल रहा है तो वो उदासीन होगा। एग्जाम हॉल में आ जाता है कभी कभी आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में कि 6 से कम पीएच मान अगर किसी का 6 से कम है या 7 से कम है तो उसे क्या कहोगे? तो अम्लीय बन जाता है। क्या बनता है? वो अम्लीय बन जाता है। आगे आपको समझ में कोई दिक्कत? लेकिन अगर 7 से ज़्यादा होना स्टार्ट कर दे तो वो क्या बन जाता है? बेस बनना स्टार्ट करता है। क्या बन जाता है? बेस बन जाता है। यानी इसको अच्छे से ध्यान रखना। 7 से कम वाले को हम लोग एसिड बोलते हैं, जिसे अम्ल बोलते हैं, और 7 से ज़्यादा वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं? पीएच स्केल के बाहर हो, 7 से ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाते हैं? वो बेस बन जाते हैं। आगे समझ में इतनी तक बात? अब क्या है बच्चों, ध्यान देना अगला बात कि अगर मैं किसी, ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना बच्चों, ये सब कुछ बात नहीं था, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोग को माइंड के अंदर कि फिनोप्थिलीन क्या होता है, कलरलेस होता है, लिटमस क्या होता है, रेड कलर का होता है, मिथाइल क्या, मिथाइल ऑरेंज कैसा होता है, रेड कलर का होता है, पीएच स्केल कैसा होता है, वो भी रेड कलर का होता है। सॉरी, पीएच स्केल मिस्टेक हो गया बच्चों, पीएच स्केल जो है 7 से उसका कम होनी चाहिए किसी भी एसिड का, तब आप उसको एसिड बोल सकते हो। आगे अब क्या है कि कोई भी मेटल होनी चाहिए। मेटल आपको हम भी यहाँ पे याद करवाते हैं। मेटल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मेटल। तो मेटल मतलब होता है बच्चों धातु। क्या होते हैं? धातु। ये तो सब जानते हो, सिंपल सी बात है। और जिंदगी में इतने छोटे छोटे मीनिंग नहीं जानोगे तो फिर पढ़ के क्या फायदा तुम लोग को। तो मेटल्स में क्या होता है सो हम आपको दिखाते हैं, और इसे अच्छे से लिखोगे पहले। क्या है? ली क बा सर का ना मग अल मन जन मन मग अल मन जन क्रो मग अन जन क्रो फीको फीको नी प ब। अब इसका क्या अर्थ होता है इसको हम समझाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है लिक, ली है, तो भाई ली का मतलब होता है बच्चों Li, क का मतलब होता है के पोटासियम, ब का मतलब होता है बेरियम, एस आर का मतलब सर का मतलब होता है Sr स्ट्रॉन्सियम, का मतलब होता है Ca, ना का मतलब होता है Na, मग का मतलब होता है Mg, अल का मतलब होता है बच्चों Al, मन का मतलब होता है बच्चों Mn, जन का मतलब होता है Zn, क्रो का मतलब होता है Cr क्रोमियम, फी का मतलब होता है Fe, को का मतलब होता है CO, नी का मतलब होता है Ni, उसके बाद पब का होता है Pb, और लास्ट में आता है बच्चों H। क्या आ जाता है? H आ जाता है। तो इसे नाम के एक ट्रिक दे दिए, उसको याद रखना। क्या ट्रिक हुआ आपको ये सब याद रखने का? क्योंकि वैसे अब तो याद नहीं रहेगा किसके कौन से किस पर से किस आएगा, इस बात को नहीं समझ में आएगा, तो आपको इस तरह से लिख दिए हैं। क्या लिखे हुए हैं? ध्यान देना। क्या लिखा है? ली क बा सर का ना मग अल मन जन क्रो फी को नी प ब। कितना आसान है नाम। ली क बा सर का ना, लिकबा सर का ना, मग अल मन जन क्रो फी फी को नी प ब। इतनी सी बात याद रखना बच्चों, और ये आपको याद हो जाएगा। ली का मतलब Li, क का मतलब क, के बा का मतलब बी, सर का मतलब बी सिर्फ, सर का मतलब Sr स्ट्रॉन्सियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीन, जिंक, क्रोमियम, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, सीसा और H। सीसा किसको बोलेंगे? Pb को। किसको? सीसा। सीसा का जो संकेत होता है बच्चों Pb। एक और है इसमें लिखा गया हाई कोर्ट आपका है, तो हाई H और कोर्ट Cu, उसके बाद Hg Ag Au, उसके बाद Pt। और ये जो होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? ये जो रिएक्टेंस होते हैं
इसे आप ध्यान से देख सकते हो। हाँ बच्चों, तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखना कि ली क बा सर का ना मग अल जन मन मन जन क्रोध भी को नी प ब। हाई कोर्ट आपका, हाई कोर्ट आपका देखो, हाई हाई का मतलब एच, कोर्ट का मतलब सी यू, हाई एच जी, तो एच जी ए जी ए यू, इसे बोलते हैं सर पारा, इसे बोलते हैं सिल्वर यानी चांदी, इसे बोलते हैं सोना, और इसे बोलते हैं पीटी प्लेटिनियम। आ गया, इतनी सी बात आपको जानकारी मिल जाएगा और याद भी रखोगे अपने आप को। अब क्या है बच्चों कि कोई भी मेटल्स को हम किसी भी डाई डाई डाइलेटेड मिनरल्स में हम उसको रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर देती है। रिजल्ट क्या देती है, हाइड्रोजन गैस बाहर। यानी कोई भी मेटल प्लस मेटल्स प्लस डायल मिनरल्स एसिड जो है, मिनरल्स एसिड जो होगा बच्चों, वो क्या देगा आपको, तो देगा आपको कि हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देती है। क्या करती है, हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देती है। अच्छे से ध्यान रखना, ये जितने भी मेटल्स देख रहे हैं आप, तो मेटल्स को जब डाइल्यूटेड मिनरल में एसिड को साथ मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकल जाती है। इसी बात को हम आगे रिएक्शन से दिखा रहे हैं आपको। ओके, हाँ बच्चों, आपने देखा कि मेटल को जब डाइल का मतलब होता है बच्चों यहाँ अम्ल होगा, और उसे मिनरल अम्ल जो होता है, जो भी खनिज लवण होते हैं, खनिज अम्ल होते हैं, इसे हिंदी में हम बोल सकते हैं खनिज अम्ल, यानी खनिज अम्ल। तो जो भी खनिज अम्ल होता है, अगर उसे धातु से भी क्रिया करवाते हो तुम, तो उस टाइम पे क्या होता है, धातु से जब अभिक्रिया करवाओगे तो उस टाइम पे धातु को जब खनिज अम्ल से अभिक्रिया करवाते हो एसिड के साथ, तो ये बन जाता है कि हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देते हैं। क्या है बच्चों, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालते हैं। तो इसमें से किसी भी एक मेटल्स को ले सकते हैं या कोई भी मेटल्स को ले सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि जिंक को H2SO4 के साथ मिलाया जाए, तो H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, उसे हम क्या करते हैं, जिंक के साथ अटैच करते हैं। तो कहानी क्या है, मेन रूल क्या है आपका, कि हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देना। तो अपने आप मतलब ऐसे दे देना कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। तो जो हाइड्रोजन निकल गया होगा, मान लो ये H2 निकल गया, तो Zn बचा रह गया और SO4 बचा रह गया, तो इसको प्लस करके लिख दो ZnSO4। यही है मेन कंडीशन, और कुछ है भी नहीं इसके अंदर, क्योंकि आपको ये दिखाना है कि हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालना है। क्या दिखाना है, हाइड्रोजन गैस को बाहर दिखा देना है निकाल करके। तो ये जो रिएक्शन हुआ मेटल और खनिज अम्ल के साथ, ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है, और जिंक सल्फेट वापस वो जो अपक्षेप के रूप में बैठ जाता है। अगर मुझे फेरस के लिए कंडीशन लिया जाए, जैसे फेरस को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इस्तेमाल किया जाए, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया जाता है गैस को, और फेरस जो है क्लोरीन के साथ मिल जाता है, तो ये बन जाता है FeCl2 यानी फेरिक क्लोराइड, ये बन जाता है। अगर मैं Mg के साथ इसका इस्तेमाल करूं मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम प्लस क्या लिख सकते हो, H2SO4, मैग्नीशियम प्लस H2SO4 लिखो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ही इसका इस्तेमाल कर दो, यानी रिएक्शन करवाओ। तो इसमें से हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर चली जाती है, और बच कौन जाएगा, Mg और Cl बच जाएगा। तो यहाँ लिख दो MgCl। एक मिनट फिर से देखना बच्चों, जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल बच्चों। तो जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तुम अभिक्रिया करवाते हो, तो तुम्हारा मेन रूल कहता है कि मेटल्स कोई भी ले लो और उसे कोई भी मिनरल
डाइल मिनरल सोल्यूशन जो एसिड होता है उसके साथ जब तुम मैच करवाते हो तो हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दो। क्या निकाल दो? हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दो। भाई आप कोई भी समीकरण ले लो, तो मैंने आप एक कुछ समीकरण लिया कि जिंक को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें से सिर्फ एक बात तो अपने माइंड में श्योर कर लो कि हमको निकालना क्या, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस तो निकाल लिया, ठीक किया। तो भाई यहाँ देखो क्या हाइड्रोजन निकल गया। तो भाई हाइड्रोजन जब निकल गया होगा तो बचा कितना है, SO4। और यहाँ क्या बचा है, Zn। तो Zn और SO4 को एक जगह लिख दो, तो Zn SO4 लिखा गया है। आपका कंप्लीट हो गया। जो बोल रहा था क्वेश्चन वो कि हाइड्रोजन गैस को सिर्फ बाहर निकाल के दिखा देना है। सिर्फ वही बात यहाँ पर हुआ है। जब फेरस को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो FeH क्या, हाइड्रोजन गैस को क्या करना है, बाहर करना है बच्चों। तो हाइड्रोजन गैस जब बाहर होगा तो H2 यानी यहाँ से H हट जाएगा तो बचेगा क्या, FeCl। तो यहाँ लिखो FeCl2 हो गया। अब इस समीकरण को बैलेंस्ड कर लेना। आप लोग कैसे बैलेंस करोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला है कि अगर मैं जो मैग्नीशियम की बात करें, किसकी बात करें, मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और Mg और Cl बच जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, MgCl2। क्या हो जाएगा इसका, MgCl2। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है इक्वेशन को समझने में तो बोल सकते हो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन को सिर्फ निकाल देना है और जो बचा हुआ पार्ट होगा उसको लिख देना है आगे। अब बात है कि इसमें संतुलित करना। तो भाई आपने संतुलित करने का नियम सिखा दिए कि कैसे संतुलित किया जाता है, तो अपना बैलेंस्ड कर लेना, जैसे संतुलित बोलते हैं हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई भी लिख सकते हो। जैसे हम अगर बात करो पोटेशियम को, जैसे हम पोटेशियम को ले ले और उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इस्तेमाल करें तो हाइड्रोजन गैस को तो बाहर निकाल दो। तो हाइड्रोजन गैस जब ये बाहर चला जाएगा बच्चों तो बचा कितना, पोटेशियम और Cl बचा, तो पोटेशियम क्लोराइड बचेगा। ये आगे समझ, यानी किसी भी कंडीशन को आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर हम पोटेशियम को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इस्तेमाल कर दें, अगर मान लो पोटेशियम को कोई सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इस्तेमाल कर दे तो वहां भी आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस को क्या करना है, सिर्फ बाहर कर देना है। तो हाइड्रोजन गैस जब भी बाहर हो जाएगा तो ये हट जाएगा तो बचेगा SO4, यहाँ बचेगा K। तो यहाँ क्या बच जाएगा आपको, KSO4। तो पोटेशियम सल्फेट, इसका नाम क्या आ जाएगा, पोटेशियम सल्फेट। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं। तो आगे आपने देखा कि कैसे हम धातु को खनिज लवण के साथ अभिक्रिया करवा करके हाइड्रोजन गैस को बाहर सिर्फ निकालना था, और जो बाद बाकी बच रहा था उसको डायरेक्ट हम लिख दिया करते थे। ओके, अब इसको, इस पूरी चीज को क्या करना है बच्चों, आपको संतुलित कर लेना समीकरण को। ओके, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बच्चों देखो, जैसे मेटल प्लस डायल मिनरल्स, अगर मेटल प्लस डायल मिनरल्स को तुम अभिक्रिया करवाते हो, रिएक्शन करवाते हो, तो बनता क्या है, हाइड्रोजन गैस बनता है, यानी वायुमंडल में चली जाती है वापस। तो ये कहता क्या है कि अगर तू HNO3 का अभिक्रिया करवाया, यहाँ तुमने HNO3 ले लिया, किसके स्थान पर, डायल मिनरल्स के स्थान पर, यानी जो कोई आपके खनिज लवण अम्ल जो होते हैं, अगर खनिज अम्ल आपने लिया HNO3 तो मेटल के साथ यह अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती है। सिंपल सी बात समझो अच्छे से। क्या लिखा है कि मेटल को यानी धातु को जब आप खनिज लवण के अम्ल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो हाइड्रोजन गैस तो निकलती है, लेकिन क्वेश्चन कहता है अगला कि मेटल को जब क्या कहते हैं, खनिज अम्ल के साथ यानी डायल मिनरल्स जो होते हैं उसके साथ जब अभिक्रिया करवाते हो और उसमें तुमने एसिड लिया HNO3, तो जब HNO3 को मेटल के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो उस टाइम पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। याद रखना इस बात को, नोट करके अपने माइंड में। हो सकता है कि बुक में आपको कहीं कहीं मिल जाए या नहीं भी मिल सकता है, और अदर राइटर के बुक लोगे तो फिर समझ में आ जाएगा आपको। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी अगर इसके स्थान पर ले ले तो आपने हाइड्रोजन गैस निकाल लिया, आप देखे भी है रिएक्शन में इसके पीछे। तो वही कहता है कि जब मेटल्स को HNO3 के साथ अगर मैं अभिक्रिया करवा दूं, HNO3 क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सॉरी HNO3 जो है HNO3
ये जो इस HNO3 के साथ जब मेटल को अभिक्रिया करवाओगे तो ये क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। आपको क्या कहता है, ये कहता क्या है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HNO3 का बच्चों नाम है नाइट्रिक अम्ल। जब नाइट्रिक अम्ल मेटल के साथ अभिक्रिया करवाता है तो ये कहता है कि हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। क्या कहता है, ये हाइड्रोजन गैस देती ही नहीं है। जब हाइड्रोजन गैस नहीं देती है तो ये सबसे ज्यादा मेनली रूप से किसके लिए काम करता है, तो भाई ये जो HNO3 है जिसको हम नाइट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे हम बोले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी यह ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्टेंस हो जाते हैं। यानी क्या होता है, ऑक्सीजन। तो भाई जब भी तुम हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा और ऑक्सीजन से ज्यादातर ये रिएक्टेड करना स्टार्ट करती है तो उस टाइम पर ये क्या बना देगा, वाटर बना देगा, यानी आपके पास जल मिल जाएगा। अब समझ में आया। तो आपने ये चीज अच्छे से माइंड में ध्यान रखना है कि जब भी मैं नाइट्रिक अम्ल को मेटल के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो जल्दी तर केस में जो होता है, ज्यादातर केस में, सारा मिस्टेक है बच्चों ध्यान रखना, ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है कि वाटर मिलता है, ना कि हमें हाइड्रोजन गैस निकाल के देती है। अब इसका एग्जांपल, इसका एक बहुत अच्छा मीनिंग है, उसको याद रखना अपने कॉपी में लिख करके। कहता है मैग्नीशियम एंड मैग्नीज कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वेरी वेरी डाइल HNO3। यानी HNO3 अगर बहुत बहुत मात्रा में 1% से लेकर 2% तक अगर काम चलाया जाए तो कहता है कंडीशन कि 1% जो होते हैं बच्चों, 1% का मतलब हुआ, यहाँ सुन लो कि 1% का मतलब होता है कि नाइट्रिक अम्ल 1% और वाटर आपके पास होगा 99%। तो उस टाइम पर आप क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल पाओगे। अगर नाइट्रिक अम्ल 1% लिया और वाटर आपके पास 99% है और उस टाइम उसको रिएक्शन करवाते हो तो उस समय हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा। आगे समझ में आपको, इसीलिए हिंदी में भी लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम और मैग्नीज हाइड्रोजन गैस को अति सूक्ष्म गैस निकाल पाएगा। सॉरी मिस्टेक था, थोड़ा ध्यान देना कि नाइट्रिक अम्ल भी हाइड्रोजन गैस निकालती है। नाइट्रिक अम्ल भी हाइड्रोजन गैस निकालती है। कब, कहता है क्वेश्चन कि तब निकाल पाएगा जब उसका 1%, 1% सुन लो, 1% नाइट्रिक अम्ल होनी चाहिए, 100% में 1% नाइट्रिक अम्ल और 99% वाटर मिलेगा, यानी जल मिलेगा। और दोनों जब मिलेगा तब जाकर के आप हाइड्रोजन गैस को निकाल पाओगे। इतनी आसानी से नहीं कि मेटल से अभिक्रिया करवा दे नाइट्रिक अम्ल को और निकाल दे हाइड्रोजन गैस को, ऐसा कभी नहीं होगा। आगे समझ में, बहुत रियली केस में ऐसा हो सकता है कि नाइट्रिक अम्ल को 1% लो और वाटर को 99% लो और तब जाकर के आप क्या करोगे कि नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा करके किसी भी मेटल को हाइड्रोजन गैस निकाल पाओगे। इतनी आसानी बात नहीं है कि आसान से आप हाइड्रोजन गैस निकाल लोगे नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा के। ओके, अब बात करते हैं आगे हम। हाँ बच्चों ध्यान दो कि आपको हम एक चीज समझा दिए, इसको अच्छे से समझना एक बार और मेरी तरफ से, कि जब भी नाइट्रिक अम्ल को मेटल के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। कब देगा हाइड्रोजन गैस, वो हम आपको बताते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है नाइट्रिक अम्ल ऑक्सीजन का, तो इसीलिए वो क्या करता है, जल के फॉर्म, जल बना देता है, यानी वाटर के फॉर्म में ले लेता है। अब रूल आप कहाँ पर ये नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोजन गैस निकाल पाएगा, तो कहते एक एक्सेप्शन है, आप याद रखोगे, जिसे केमिस्ट्री में अपवाद बोला जाता है, कि मैग्नीशियम को और मैग्नीन को, मैग्नीशियम और मैग्नीज नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके तब हाइड्रोजन गैस निकाल पाओगे जब उसका 1% नाइट्रिक अम्ल लो सोल्यूशन और 99% वाटर लो, और तब जाकर के क्या करते हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीन हाइड्रोजन गैस निकाल पाती है। आगे समझ में कोई दिक्कत, नोट करके इस पॉइंट को अपने बुक में लिख लेना अच्छे से। अब बात करते हैं हम लोग आगे, क्या कि जब कोई मेटल्स कार्बोनेट हो,
हाँ बच्चों, ये कहता है अगला स्टेप मेरा कि मेटल और कार्बोनेट्स, जब मेटल कार्बोनेट्स लो और एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल मिलेगा और प्लस साल्ट मिलेगा, जिसे नमक बोलेंगे हम लोग। आगे समझ में क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बाहर चले जाते वायुमंडल में चले जाएंगे और प्लस जल बनाएंगे और प्लस साल्ट बनाएंगे। साल्ट मतलब होता है नमक, जैसे हम लिखा रहता ना मुनून के डब्बा पर, बाबा साल्ट नमक लो, अन्नपूर्णा साल्ट नमक लो, तो साल्ट मतलब नमक होता है। तो मेरा कहने का अर्थ ये था कि मेटल्स को, जब मेटल कार्बोनेट्स को एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो, और कैसा एसिड लेना? मिनरल एसिड लेना, और डाइल्यूटेड मिनरल एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल और प्लस साल्ट मिलेगा। सबसे मेन पॉइंट यह ध्यान रखना कि जब भी ऐसा कंडीशन हो जाए, यानी मेटल कार्बोनेट्स हो और उसको तुम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो ये तीन बात हर इक्वेशन में आएंगे। चाहे किसी भी प्रकार का इक्वेशन आएगा तुम्हारे पास, ये हर जगह पर आएगा दो चीज, और साल्ट बदलते जाएगा। हर तरह का नमक का जो पोजीशन है अलग अलग फॉर्म में आएंगे। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जो गैस होती है वो वायुमंडल में चली जाएगी, और वाटर अलग हो जाते हैं और साल्ट अलग हो जाते हैं। साल्ट का मतलब नमक। जैसे हम बात करते हैं Mg मैग्नीशियम कार्बोनेट। बच्चों कार्बोनेट याद रखना, CO3 को बोला जाता है कार्बोनेट। याद रखना, आप जिंदगी में कभी भी एग्जाम हॉल में आ जाए, कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो CO3। तो कार्बोनेट Mg बोला है मेटल और कार्बोनेट, तो मेटल लो, मेटल को हम ले लिए हैं Mg मैग्नीशियम, और उसको कार्बोनेट लगाते हैं। तो Mg कार्बोनेट को यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर मैं इसका अभिक्रिया करवा दूं, या HNO3 के साथ अभिक्रिया करवा दूं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लो, या सल्फ्यूरिक अम्ल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब मैग्नीशियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब तुम अभिक्रिया करवाया, तो कहानी क्या है, रूल क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड पहले लिख दो, तो अपने मन से लिख दो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दो, और प्लस वाटर भी कर दो बाहर, तो वाटर भी तूने बाहर किया, और प्लस होता है सॉल्ट। अब तुम्हें दिमाग लगाओ, हाइड्रोजन निकल गया है, देखो वहां उस साइड लिखा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों लिखा गया, CO भी लिखा गया, बचा कितना? Mg बचा है और SO4 बचा है, तो यही तो बचा है जो लास्ट में लिखना है, तो MgSO4 ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अगला मान लो एक और इक्वेशन हम लेते हैं, जैसे जिंक कार्बोनेट हम ले ले, क्या? जिंक कार्बोनेट को, और जिंक कार्बोनेट को हम अभिक्रिया करवा दे, फिर से HCl से करवाओ चाहे HNO3 से करवाओ, जिससे भी करवाओ कोई दिक्कत नहीं। हम अगर मान लो H2SO4 से ही करवाते हैं अभिक्रिया, तो क्या बन जाएगा? वही चीज, वो दोनों चीज तो हमेशा लिखना है इक्वेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर प्लस जल लिख लो, और साल्ट क्या बनेगा वो देख लो। इतना तो हर जगह पर आएगा, हर इक्वेशन में। SO4 बच गया है, देखो H2 उधर लिखा गया, CO उधर लिख दिया गया है, और ये बचा हुआ है Zn, तो ZnSO4 हो जाएगा, यानी जिंक SO4, यानी जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या पढ़ेंगे हम लोग? जिंक सल्फेट। यानी अगर जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ZnSO4 होता है, और कार्बोनेट का फॉर्मूला बच्चों CO3 होता है। अगर चाहो तो और भी लिख सकते हो, जैसे अगर मान लो फेरस कार्बोनेट को अगर मैं हाँ बच्चों, आपने देखा कि अगर मान लो फेरस कार्बोनेट को, जो भी हो, फेरस कार्बोनेट को मैं अभिक्रिया करवा दूं HNO3 से, यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ मुझे इसका अभिक्रिया करवाना है, तो क्या बन जाएगा बच्चों? ध्यान देना, उतना चीज तो बना ही देना अपने कॉपी में, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं, जो लिखा है उतना लिख दो, प्लस साल्ट। अब क्या तुम देखो, H हट गया, चलो लिखा हुआ है, CO3 लिखा हुआ है, बच्चा कितना? Fe, और इधर बच्चा NO3, तो यहाँ लिखो FeNO3, ये है फेरस नाइट्रेट, इसका नाम क्या है? फेरस नाइट्रेट। आगे समझ में? अगर हम आपको इक्वेशन और लेना है, जैसे अगर कोई बोल दे कि फेरस कार्बोनेट को तुम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इस्तेमाल करके बताओ, यानी रिएक्शन करके,
तो इसमें भी बना सकते हो। रूल तो वही लिखो, दूगो बात तो श्योर है, लिख दो, दूगो बात श्योर है, लिख दो भाई। तीर का निशान होता है कि गैस बन करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी वायुमंडल में चला जा रहा है। सबको समझ में आ गया तीर का मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ गैस बन के चला जाना वापस। जैसे आपने चावल वगैरह बनाते हुए देखे होंगे तो भाप निकलता रहता है ऊपर की तरफ, उसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चले जाते हैं आप वायुमंडल में। बच गया साल्ट, तो भाई साल्ट बना क्या? हाइड्रोजन निकल गया, चलो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल गया, चलो ठीक है, बचा Fe और Cl, तो यहाँ बना दो FeCl2। क्या बना दो? FeCl2। तो ये जो रिएक्शन आपने देखा ये क्या था? मेटल कार्बोनेट्स के साथ, और इसमें मिनरल्स एसिड लिया गया था और उसको मैचिंग करवाया तो बना कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कोई भी साल्ट बन के तैयार हो जाएगा, कोई भी साल्ट बन के तैयार हो जाएगा। अगर मान लो एक ऐसा भी ले ले कि सोडियम कार्बोनेट ले ले, सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट को रिएक्शन करवा दे में HCl से, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और प्लस क्या बच जाएगा? जल बनेगा, और एक साथ एक चीज और बनेगा आपको, सोडियम और क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। बच्चा NaCl क्या है? यही है साधारण नमक। एग्जाम हॉल में आता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में कि साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होती है, तो NaCl। साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होते हैं? NaCl। याद रखोगे, एग्जाम हॉल में पूछा जाए, बिहार बोर्ड के एग्जाम में ज्यादातर पूछता है क्वेश्चन कि साधारण नमक का फॉर्मूला इनमें से कौन है, तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। क्या नाम इसका? सोडियम क्लोराइड। बच्चों इसका बैलेंस वगैरह तुम खुद कर लेना, बैलेंस करने का तरीका आपको किसी वीडियो में बताया गया है, उस वीडियो में देख लेना, ओके, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बच्चों, ये जो H2SO4 है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ये भी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ये भी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, और ये भी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में रखा गया है, ध्यान रखना, ओके। हाँ बच्चों, अब देखो कहता है नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि मेटल और सल्फाइड्स। अब क्या होगा? मेटल को ले लो और सल्फाइड्स को एक साथ लो, तो SO3 2- और प्लस एसिड यानी डाइल्यूटेड मिनरल एसिड में होंगे, और इन दोनों को जब अभिक्रिया करवाओगे, भाई इसका हिंदी लिख चुके हैं एक बार कि खनिज अम्ल, समझ में आ गया पूरे का हिंदी? खनिज अम्ल, खनिज अम्ल। तो मेटल और सल्फाइड को, मेटल का मतलब होता है बच्चों धातु, यानी धातु को जब सल्फाइड से अभिक्रिया कराएगा एसिड के साथ, जिसे हम मिनरल एसिड बोलेंगे, और उसको तब करवाते हैं जब अभिक्रिया, तो बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, जो गैस बन के वायुमंडल में चली जाती है, और प्लस जल, और बाद में बन जाता है आपको साल्ट यानी नमक। अब बात करते हैं इसका, हम मेटल सल्फाइड्स को ले लेते हैं, तो भाई मेटल सल्फाइड तुम ले लो, जैसे हम MgSO3 ले लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? MgSO3। Mg मेटल है और SO3 सल्फाइड्स है। इसका रिएक्शन किसी भी नाइट्रिक एसिड, कोई भी अम्ल से करवा दो, जैसे मैं करवाता हूं पहला HCl से। कैसे करवाऊं? HCl से। जब इसका HCl से रिएक्शन करवाते हो तो रूल क्या है कि ये दोनों चीज बनेगा ही बनेगा, तो आप दोनों चीज देख करके लिख लेना, और ये इसको याद भी रखना अत्यंत जरूरी है आपको, ये तो पहले याद होना चाहिए, तभी ना आप ये रिएक्शन पूरा कर पाओगे। तो आपने लिख दिया SO2 और HO, बच गया साल्ट लिखना। तो तुम देखो गौर से, SO2 लिखा चुका है, H भी लिखा गया है, बच गया कितना? Mg, और Cl बचा, तो लास्ट में बच गया MgCl। यह का आंसर हो गया। अगर मान लो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाए, सल्फाइड्स हो जाए, तो जिंक सल्फाइड का अगर रिएक्शन तुम करोगे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, अगर तुम इसका रिएक्शन करवाते हो तो क्या बन जाएगा? वो दोनों चीज तो बनेगा ही बनेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बना दिया तूने, हाइड्रोजल भी बना दिया, प्लस साल्ट बच गया। तो साल्ट बचने का मतलब जिंक और सल्फेट लगा दो, क्योंकि ये दोनों चीज लिखा गया है, इसीलिए हम लिख देते हैं जिंक सल्फेट, हो गया। अगर मैं फेरस को ले लो, फेरस सल्फाइड ले लो, कोई भी मेटल लेना है और सल्फाइड लेना है, तो फेरस सल्फाइड का जब मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ, तो किसी भी अम्ल के साथ, जैसे HCl के साथ हम इसका रिएक्शन करवा दें, तो HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बन जाएगा? SO2 तो बनेगा ही बनेगा, जल भी बन जाएगा,
और साथ ही साथ आपको क्या बन जाएगा बच्चों, सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट कहाँ से बनेगा, Fe और Cl, तो फेरिक क्लोराइड यानी FeCl2। अगर मान लो इसका रिएक्शन अगर हम ऐसे करवाऊं, सोडियम के साथ करवा दूं, सोडियम सल्फाइड के साथ करवाऊं, तो सोडियम सल्फाइड में क्या लिख सकते हो, किसी का सोडियम सल्फाइड में किसी के साथ HCl के साथ करवाओ, क्या बनता है देख लो। तो HCl के साथ ही अगर किसी भी साथ करवा सकते हो, नाइट्रिक अम्ल के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, रिएक्शन करवा सकते हो, तो बनेगा क्या, SO2 तो बनेगा ही बनेगा, जल भी बनेगा। बन गया क्या, जल का फॉर्मूला याद रख लेना अपने आप को कि H2O होता है जल, और साल्ट बनेगा प्लस, तो साल्ट में क्या आएगा, Na और Cl यहाँ, तो ये बन जाएगा क्या, NaCl, ये क्या है, साधारण नमक। तो आपने देखा कि सल्फाइड से भी हम सल्फाइड से भी अगर मेटल सल्फाइड से भी हम एसिड के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, जल बनता है और साल्ट बनता है। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखना। हाँ बच्चों, MgSO3 प्लस HCl बना, ये तो दोनों दे देना, और लास्ट में साल्ट बनेगा, तो Mg और Cl को एक जगह, तो MgCl2। इसमें भी देखो Zn, और इन दोनों को जब अभिक्रिया करवाओ तो SO2 H2O तो रहेगा ही, Zn और SO4 रहेगा, तो ZnSO4 लास्ट में कर देना। FeSO3 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो सल्फर डाइऑक्साइड तो और जल रहेगा, इस बनेगा साल्ट, साल्ट बनेगा तो FeCl2 दे देना। और NaSO3 यानी सोडियम सल्फाइड को जब अभिक्रिया करवाते हो तुम हाइड्रोक्लोरिक के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड तो रहेगा ही, जल भी रहेगा, बस नमक बनाना है, तो Na और Cl बन जाएगा, तो NaCl ये नमक है। तो अच्छे से ध्यान रखना। और एक चीज और हम इसमें बता दें आपको, ध्यान रखना कि अगर मान लो पोटेशियम डाइक्रोमेट हो जाए, सल्फाइड एस्क जो होते हैं बच्चों, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7 Cr2O7, ये किसका है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट किस कलर का होता है बच्चों, तो ऑरेंज कलर का, किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर। तो जब सल्फाइड एस्क से इसकी अभिक्रिया जब करवाते हो तो ये बन जाता है ग्रीन कलर। कौन सी कलर, ग्रीन। ग्रीन का मतलब जानते हो आप लोग, ऑरेंज मतलब नारंगी कलर और ग्रीन मतलब ग्री मतलब ग्रीन कलर, तो आप अच्छे से जानते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है बच्चों पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, क्या होता है KMnO4। जब पोटेशियम पर मैग्नेट सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाओगे, सल्फर डाइऑक्साइड से जब इसका अभिक्रिया करवाते हो पोटेशियम पर मैग्नेट को, यानी पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला याद रखना KMnO4, और इसका याद रखना पोटेशियम डाइक्रोमेट का K2Cr2O7। K2Cr2O7 हो जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, हिंदी में भी वही लिखाएगा, और ये होता है KMnO4 होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, सॉरी मिस्टेक है, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, KMnO पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला KMnO4 होता है। ये होता है बच्चों पिंक कलर का, पिंक ये जो देखो जैसे पिंक कलर एकदम लाल का बहुत थोड़ा सा शॉर्ट होता है, जैसे दीवार रंगा हुआ है, ये है पिंक कलर। और ये पिंक कलर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलने पर, सल्फर डाइऑक्साइड से जब रिएक्शन करवाओगे पोटेशियम डाइक्रोमेट को, KMnO4 को, पोटेशियम परमैंगनेट को जब तुम इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये कोई कलर नहीं बनाता है, यानी कलरलेस हो जाता है। क्या बन जाता है, कलरलेस, यानी कोई कलर ही नहीं होता है इसका। तो अच्छे से ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ना, और बिहार बोर्ड के अपने एग्जाम हॉल को अच्छे से देखना, प्रिपरेशन अच्छा से करना, क्योंकि दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। कहीं ना कहीं कष्ट तो है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। 2 मिनट वीडियो बना करके कोई आपको 30 मार्क नहीं बना सकता है, कोई नहीं बनाएगा, दुनिया का कोई भी इंसान नहीं। ओके, पढ़ते रहना, धन्यवाद।